एपिसोड 11। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे राजीव जानबूझकर जब मेघना रुद्र के कमरे में आती है तब दरवाजा जोर से खींच लेता है, जिससे वो दरवाजा बाहर से लग जाता है। ये देखकर रुद्र काफी हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो आज बहुत दिनों बाद स्टेशन जा रहा था और अब ये प्रॉब्लम। रुद्र को परेशान देख मेघना उससे कहती है कि वो एक बार किसी को फोन कर बुला ले, पर रुद्र उसी पर भड़क उठता है। पर मेघना उसे बिना कुछ कहे रुक्मणी को कॉल कर बुलाती है, और दरवाजा जब खुलता है तो रुद्र वहां से मेघना से नाराज ही चला जाता है। ये बात कहीं ना कहीं वहां पर खड़े रुक्मणी और राजीव को लगता है, पर वो मेघना से ये पूछकर उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बात को बदल दी। अब देखना ये है कि क्या मेघना का ये व्रत बिना कोई मुसीबत के पूरा हो पाता है या नहीं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुक्मणी राजीव को इशारा कर अपने कमरे में आने के लिए कहती है, जिसे राजीव समझ लेता है और वो भी रुक्मणी के साथ उसके कमरे में चला जाता है। जब वो दोनों कमरे में पहुंचे तब राजीव ने रुक्मणी से सवाल करते हुए कहा, आंटी आपने मुझे कमरे में क्यों आने को बोला? क्या हुआ, आप कुछ परेशान सा दिख रही है। हाँ बेटा, परेशान तो हम हैं ही, और आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते ही है कि हमारी परेशानी का कारण क्या है। ओफो आंटी, आप उस बात को लेकर अभी तक परेशान है। आपने मुझे यहाँ और जिस काम के मकसद से बुलाया है ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका वो काम पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा। हाँ बेटा, हमें आप पर पूरा यकीन है, पर हम काजल को अच्छी तरह से जानते हैं। वो आपके हर काम में कोई ना कोई मुसीबत जरूर डालेगी, और हम ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे हैं कहीं वो अपने गुस्से में मेघना को कोई चोट ना पहुंचा दे। राजीव रुक्मणी के दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, उस बात की चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए आंटी, वो सब आप मुझ पर छोड़ बिल्कुल आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और फिर तो आप अपने बेटे को जानती ही है, उसका जिम्मेदार भी वो मेघना पर डाल देगा कि वो आपका ख्याल नहीं रखती है। ये बात सुनकर दोनों थोड़ा मुस्कुरा दिए। ये सारी की सारी बात रुक्मणी के कमरे के बाहर चुपके से खड़ी काजल सुन रही थी। उसे पूरी बात तो कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए वो खुद मन में संदेह भरे सवाल में बोली, आखिर ये राजीव आंटी को इतना क्यों मस्का लगा रहा है, और ये दोनों बात किस बारे में कर रहे हैं, और राजीव यहाँ पर किस मकसद से आया है, आखिर माजरा क्या है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती हूँ। इस बात का पता तो मैं बहुत जल्दी ही लगा लूंगी, पर इस वक्त मुझे उस मिडिल क्लास लड़की का फास्ट किसी तरह से तुरवाना है। बड़ी आई वो मेरे रुद्र के लिए फास्ट रखने वाली, पता नहीं ये आंटी को क्या हो गया है। जब से उसने रुद्र की जान क्या बचा दी है, तब से आंटी तो उसी में आगे पीछे घूमने लगी है। पर मैं अपने रुद्र को उसकी भोली सूरत के पीछे चले चाल में नहीं फंसने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, मैंने उसे बचपन से प्यार किया है, वो ऐसे ही मुझे नहीं छोड़ सकता है। ये सोचकर वो अपने पैर को पटक कर वहां से गेस्ट रूम के तरफ चल पड़ी, ये देखने की आखिर मेघना कर क्या रही है। जब काजल मेघना के कमरे के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि काजल बहुत ही खुशी से जो साड़ी उसे रुक्मणी ने दी थी उसके तरफ देखे जा रही थी। ये देखकर उसका गुस्सा तो और बढ़ गया और खुद में ही बोलते हुए कही, आज ये मेरा हक लेकर कितना मुस्कुरा रही है, इस साड़ी और सिर्फ मेरा हक था, पर आज आंटी ने ये सब इसे दे दिया और बोल दी कि वो रुद्र की पत्नी है। खुश हो ले मिडिल क्लास लड़की, आज मैंने सोचा था कि तेरा फास्ट तुरवा दूंगी, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसे ही बिना पानी के एक बूंद देखो कैसे तरसाती हूँ। अब देखो, तुम बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे रुद्र के लिए व्रत रखने का, अब करो तुम उसका इंतजार, मैं तो चली उसके साथ घूमने। ये बोलकर घर से अपना पर्स ले निकल गई और कुछ देर में ही वो रुद्र के स्टेशन के बाहर पहुंच गई। जब वो वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र अपने कुछ स्टाफ के साथ बाहर खड़े किसी बात को लेकर बात कर रहा है। तभी उसने जानबूझकर वहां पर अपनी गाड़ी को रोक ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कि उसने रुद्र को नहीं देखा है, और गाड़ी पर लात मारते हुए जानबूझकर जोर जोर से बोलने लगी, ओ सिच, ये गाड़ी को भी अभी ही खराब होनी थी, अब मैं कैसे जाऊंगी, पता नहीं ये गाड़ी भी मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करती है। वो ये सब बोले जा रही थी।
उसकी आवाज सुनकर जब रुद्र उसके तरफ मुड़ा तो काजल को देखकर बोला, अरे ये यहाँ पर, और ये इतना गुस्से में क्यों लग रही है, अब क्या हुआ? उसका ये सब बात बाकी के स्टाफ सुनकर बोले, सर आप ये सब क्या बोल रहे हैं? किसको गुस्सा आ गया है? इस पर रुद्र झट से उन लोगों को बोला, वो कुछ नहीं, बस कुछ काम याद आ गया, तुम लोग अभी जाओ, हम बाद में इस मैटर के बारे में बात करते हैं, इस वक्त मुझे कुछ काम याद आ गया। रुद्र की बात मानकर सभी स्टाफ वहां से तो चले गए, पर रुद्र के आगे बढ़ते ही उन स्टाफ में से एक बोल पड़ा, अरे जानते नहीं हो वो समाने जो गाड़ी के पास खड़ी है वो सर की गर्लफ्रेंड है, सर की भी ऐश है, एक घर पर बीवी बना कर रखी है और दूसरे को गर्लफ्रेंड, वाह किस्मत हो तो ऐसी। उसकी बात सुन सभी हंसने लगे। ये बात रुद्र ने सुन ली और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया और तेजी से मुड़ते हुए उसके पास जा पहुंचा और उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से आंखें बड़ी कर बोला, क्या बोला? जरा फिर से एक बार बोल तो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब बोलने की? सर सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती से मुंह से निकल गया, वो स्टाफ घबराते हुए बोला। गलती से निकल गया? तो तुम गलती से ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे? ये तुम्हारी पहली गलती समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर आगे फिर तुमने ऐसा कुछ बोला या किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये बोलकर रुद्र उसके कॉलर को झटक कर छोड़ दिया और जल्दी से काजल के तरफ चला गया। काजल जानबूझकर रुद्र के तरफ मुड़ते हुए अनजान बनने का नाटक कर बोली, अरे रुद्र तुम यहाँ पर? हाँ वो मैं कुछ काम से यहीं पर था, लेकिन तुम इतना गुस्सा में क्यों लग रही हो, और ये जा कहाँ रही थी तुम? देखो ना रुद्र, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदने थे इसीलिए मैं शॉपिंग पर जा रही थी, अब तुम्हारे पास तो वैसे भी मेरे लिए कोई टाइम है नहीं, क्योंकि अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही शॉपिंग पर चली जाऊं, पर ये देखो ना गाड़ी को बीच रास्ते में क्या हो गया, इसने भी मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अपनी परेशानी दिखाती हुई बोली, देखो काजल तुम मुझे बार बार जानबूझकर उस बात को याद मत दिलाया करो, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें काफी सफर करना पड़ा है, पर अब तो लगभग एक मंथ ही बचा है ना, वैसे भी मैं भी इस रिश्ते में काफी उलझ गया हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, वो बस कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से ये सब हो गया। अच्छा अब बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। काजल जो चाहती थी रुद्र के मुंह से बिल्कुल वैसी ही बात सुन बहुत ज्यादा खुश हो गई, और खुशी से बोली, क्या सच में तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? तुम झूठ तो नहीं ना बोल रहे हो? अरे नहीं काजल, मैं सच में चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ, वैसे भी यहाँ पर तो कोई और सवारी मिलने से रहा, ये बोलकर बाइक लेने चला गया। काजल वहीं पर खड़ी चेहरे पर के अलग सा ही मुस्कान बिखेरे मन ही मन बोली, मुझे पता था रुद्र, तुम मुझे शॉपिंग पर जरूर लेकर जाओगे, इसीलिए तो मैंने ये सब नाटक करी, अब देखती हूँ उस मिडिल क्लास का व्रत कैसे पूरा होता है, और वो कब तक रुद्र का इंतजार कर भूखी बैठी रहेगी, क्योंकि अब बिना रात से तो मैं रुद्र को घर जाने नहीं दूंगी, उसे पहले शॉपिंग पर फिर उसके साथ लंच करूंगी, चलो इसी बहाने उसके साथ टाइम बिताने का मौका भी मिल गया। तब तक रुद्र वहां पर आ गया और काजल उसके बाइक पर बैठकर दोनों वहां से चले गए। इधर मेघना अपने कमरे में वो लाल वाली साड़ी पहन काफी खूबसूरत लग रही थी। चूंकि शाम का समय हो गया था तो वो पूजा के लिए रुक्मणी के दिए हुए कपड़े और गहने पहन अपने बालों को संवार रही थी। जब उसने अपने मांग में सिंदूर भरते हुए खुद को शीशे में देखी तो अचानक से उसके मन में एक सवाल उठा और वो खुद से ही पूछी कि क्या ये सिंदूर सच में तुम्हारा है या सिर्फ लगाती हो? ये सवाल मेघना को एक झटके में फिर से वहीं पहुंचा दिया जहां पर वो शादी के समय थी, कि ये शादी एक मजबूरी है। मेघना लाख इन सब बातों को मन से हटाने का सोच रही थी, पर बार बार उसे यही बात याद आ रहे थे कि रुद्र जी काजल से प्यार करते हैं और उन्होंने मजबूरी में उसकी मांग में वो सिंदूर डाल दी थी, नहीं तो रुद्र कभी भी मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करता। ये सब सोच उसके आंखों से आंसू भी निकले, लेकिन फिर उसने अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोली, मैं रो क्यों रही हूँ? ये सब तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रुद्र जी काजल के हैं,
तो फिर मुझे ये सब क्या हो रहा है? ये सब बातें मुझे अपने दिमाग से निकालने होंगे। मेघना तैयार होकर अपने कमरे में बैठ रुद्र के आने का इंतजार कर रही थी। रुक्मणी और राजीव भी रुद्र का ही वेट कर रहे थे। पर शाम से अब ज्यादा टाइम हो चला था पर अभी तक रुद्र घर नहीं आया था। ये देखकर रुक्मणी राजीव से बोल उठी, अभी तक मेघना भूखी प्यासी बैठी है, पर ये रुद्र का कोई अता पता नहीं है, जबकि हमने उन्हें बोला था कि शाम को जल्दी आ जाए। हो सकता है आंटी की रुद्र ट्रैफिक में फंस गया हो, आ जाएगा तब तक हमें भेब्स के पास रहना चाहिए, वरना उन्हें बहुत अकेला फील होगा। चलिए बोलकर दोनों वहां पर गए, लेकिन जब ये दोनों वहां पर पहुंचे तो सामने मेघना को जमीन पर बेहोश गिरे देख दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। रुक्मणी ने जब मेघना को जमीन पर गिरे देखा तो दौड़कर उसके पास गई और उसके सर को उठा अपने गोदी में रखते हुए उसे आवाज दे देकर उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती है तो जल्दी से राजीव से पानी का गिलास मांग उसके मुंह पर हल्के सा पानी का फुहारा करती है, पर फिर भी उसे होश नहीं आता है। ये देखकर अब राजीव को भी टेंशन होने लगी थी, इसीलिए वो मेघना को अपने गोद में उठा बेड पर लिटा दिया और रुक्मणी को वहां पर बिठाते हुए बोला, आंटी आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए, भेब्स को कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, तब तक आप इनके पैर को मलिए ताकि वो था धंधा ना पड़ सके। ये बोलकर दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रुक्मणी मेघना से बातें करते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिएगा बेटा, हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा कभी ऐसा भी कर सकते हैं। वो तो कितने समझदार थे पर अब उन्हें क्या हो गया है कुछ समझ में ही नहीं आता है। उन्हें पता था कि हमने उन्हें जल्दी घर आने के लिए बोला है, पर फिर भी वो अभी तक घर नहीं आए, और हमने आपको उनके लिए ये व्रत रखने के लिए बोला। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। ये सब वो खुद को दोषी मानते हुए बेहोश पड़े मेघना से कहे जा रही थी। तभी राजीव डॉक्टर को लेकर आ गए और जल्दी से डॉक्टर से बोले, डॉक्टर देखिए ना भेब्स को क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रही है। हमने पानी के छिंटे भी दिए पर फिर भी ये बेहोश ही है। हाँ डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए पर हमारी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्दी से चेक कीजिए। हाँ हाँ हम देखते हैं, आप थोड़ा शांति बनाए रखिए। ये बोलकर डॉक्टर मेघना के पास जाकर बैठते हुए उसके कलाई के नस को अपने हाथों से पकड़ चेक करने लगे। फिर कुछ देर बाद एस्टोस्कोप अपने कान में लगाकर मेघना के दिल में धड़कन को चेक किया। ये सब देख देख कर रुक्मणी बहुत परेशान और घबरा रही थी, आखिर मेघन को क्या हो गया। इसीलिए राजीव उन्हें बीच बीच में सांत्वना देते हुए कहता कि भेब्स को कुछ नहीं होगा आंटी, आप घबराएं मत, वो ठीक हो जाएंगी। कुछ देर तक डॉक्टर के चेक करने के बाद डॉक्टर ने मेघना को एक इंजेक्शन लगाए और कुछ पर्ची पर दवाई भी लिखकर राजीव को देते हुए बोला, देखिए इनका बीपी बहुत लो हो गया था, अगर कुछ देर तक इन्हें और छोड़ देते तो शायद फिर इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। क्या इन्होंने आज कुछ खाया पिया नहीं है? क्योंकि ये अंदर से काफी कमजोर है और इन्हें देखने के बाद लगता है कि ये आज दिन भर भूखी ही है और इसी वजह से इनका बीपी लो हो गया था। पर अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दी है, कुछ देर बाद ये होश में आ जाएंगी। जी डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। ये बोलकर राजीव डॉक्टर के हाथ से उनका बैग लेकर उन्हें बाहर तक छोड़ने चला गया। इधर रुक्मणी फिर से मेघना के सर के पास बैठ उसके सर को प्यार से सहलाती हुई बोली, हमें माफ कर दीजिए बेटा, ये सब हमारी ही गलती थी, हमें आपसे व्रत नहीं करवाना चाहिए था। ये बात सोच सोच कर हमारी जान निकली जा रही थी, अगर आपको हमारी वजह से कुछ हो जाता तो इसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। ये सब बोलते बोलते रुक्मणी जी के कानों में बाहर किसी के गाड़ी के आने की आवाज आई। वो झट समझ गई कि ये रुद्र की बाइक की ही आवाज है, और इसीलिए वो मेघना के पास से धीरे से हटते हुए बाहर निकल उसके कमरे के दरवाजे को हल्के से सटा दी और फिर बहुत गुस्से में हॉल के तरफ चल दी। जब रुद्र घर के अंदर आया तो उसके साथ काजल भी थी। ये देखकर रुक्मणी का गुस्सा और बढ़ गया और वो रुद्र के पास जाकर गुस्से से बोली, आज हमने आपको थोड़ा जल्दी आने के लिए कहा था ना रुद्र, पहले हमें ये बताइए आप। रुक्मणी के किए गए सवालों का अभी रुद्र कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही काजल बोल पड़ी,
वो आंटी दरअसल बात ऐसी हुई कि अभी काजल यही बोली थी कि रुक्मणी उस पर भड़क गई और गुस्सा करती हुई बोली, आपको जरा सा भी अक्ल नहीं है? आप जो ये रात में रुद्र के साथ घूम रही है, ये सब आपके माँ पापा को क्या अच्छा लगेगा? रुद्र की अब शादी हो चुकी है। हाँ, हमने माना कि शादी आपसे होने वाली थी पर हुई तो नहीं है ना। तो फिर आप रुद्र के साथ रात में बाहर किस हक से गई थी? हमने आपको समझाया था ना कि इस वक्त रुद्र की पत्नी मेघना है, ना कि आप। तो फिर आप मेरी बातों को समझती क्यों नहीं है? रुक्मणी के काजल को ये सब बोलने पर रुद्र उसके चेहरे को बड़ी हैरानी के साथ देखने लगा और उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो बोल पड़ा, माँ ये आपको हो क्या गया है? आप काजल से इस तरह से बात क्यों कर रही है? जब मेघना इस घर में आई थी तब तो आप उसे देखना भी नहीं चाहती थी, पर कुछ ही दिनों में आपने उसे अपना बहू भी बना लिया और मेरी पत्नी भी। पर आप मेरी बात सुन लीजिए, मेघना सिर्फ यहाँ पर 1 महीने और रहने वाली है, फिर हम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो फिर आप चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रही है? रुद्र की बातों ने रुक्मणी जी का गुस्सा बढ़ा दिया और उसके चेहरे को अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर देख बोली, वाह, अब तो आप अपनी माँ को भी पलटकर जवाब देने लगे। हमने तो आपको ये सब कभी भी नहीं सिखाया था, पर आप ये सब कहाँ से सीख लिए रुद्र? हमने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि आप उस लड़की को अपनी पत्नी बना लीजिए। बस हम इतना चाहते थे कि जब तक वो इस रिश्ते में है आप उसके साथ थोड़ा वैसे ही पेश आए। आज हमारे कहने पर वो बच्ची ने आपके लिए तीज का व्रत रखा था, जबकि उसे भी तो ये बात पता थी ना कि ये रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी है और कुछ दिनों के बाद नहीं रहने वाली। पर उसने सिर्फ हमारा मन रखने के लिए ये व्रत पूरी निष्ठा के साथ किया। और एक आप जो हमारे बेटे हैं पर हमारी बातों को नहीं माने, जिसके वजह से वो बेचारी भूखी बेहोश हो गई। आज अगर हम उन्हें थोड़ी देर और नहीं देखते तो शायद उनके साथ कुछ भी हो सकता था। और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है रुद्र। आज आपके ही वजह से उनकी जान जाते जाते बची है। वो तो राजीव थे हमारे साथ इसीलिए, वरना हम क्या करते पता नहीं। काजल रुक्मणी को मेघना के लिए इतना घबराए देखकर मन ही मन बड़ी कुड़ रही थी और बोल रही थी, हम बड़ी आई व्रत रखने वाली, ऊपर से ये आंटी भी ना रुद्र को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। पर मैं भी ये सब कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये बोल झट से रुद्र से आगे बढ़ अपने दोनों हाथों को जोड़ आंखों में नकली आंसू भरे रुक्मणी को बोली, आंटी मुझे आप हो सके तो माफ कर दीजिएगा। आज मेघना के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार रुद्र नहीं बल्कि हम हैं। पर हम सच बोल रहे हैं, हमें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि आपने रुद्र को आज जल्दी बुलाया था। और ये बात शायद रुद्र को भी याद नहीं रही होंगी, इसी वजह से हमें देर हो गई। देखिए काजल, इस वक्त रात हो चुकी है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप अपने घर जाइए। हम कल बात करेंगे आपसे इस बारे में, ठीक है? रुद्र रुक्मणी से आगे बढ़कर मेघना के लिए परेशान होते हुए बोला, माँ आपको हमें जितना भी डांटना होगा आप डांट लीजिएगा, पर इस वक्त हमें बताइए कि मेघना कहाँ है? मुझे उसे देखना है। उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जल्दी बोलिए ना माँ। वो अभी भी बेहोश ही है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगी। इस वक्त वो उसी कमरे में है। रुक्मणी जी का इतना कहना था और रुद्र बिना एक पल वहां गवाए दौड़कर गेस्ट रूम के तरफ चला गया। रुद्र को ऐसे दौड़ते देख काजल फिर से गुस्सा गई और मन ही मन अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांधते हुए बोली, सारा खेल खराब कर दिया इस आंटी ने। अब ये मेरे और रुद्र के रास्ते में आ रही है। ये हम दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुद्र तो बेचारा उस मिडिल क्लास को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसके लिए परेशान हो रहा है, और आंटी लगी है उसे उसकी बीवी बनाने में। पर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी आंटी, सॉरी। पर रुद्र सिर्फ मेरा है। काजल को वहीं खड़े देख राजीव बोल पड़ा, क्या हुआ मिस लड़ाकू? अब क्या रात भर यहीं खड़े रहने का सोचा है क्या? आंटी ने तुम्हें जाने के लिए बोला है। अब रुद्र कुछ समय अपनी पत्नी आई मीन भेब्स के साथ बिताएगा, तो अभी के लिए तुम जा सकती हो। बोल उसके मुंह पर ही हंसने लगा। राजीव की ये बात सुन काजल और गुस्से से भड़क उठी और राजीव के सामने जाकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ए मिस्टर, अपनी जबान संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपनी बातों पर पछताना पड़े। सोच लो,
अगर मेरी नजरों में चढ़ जाओगे तो फिर मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझे? इसीलिए मेरे सब्र का इतना इम्तिहान मत लो। ये बोलकर वहां से झटकते हुए चली गई। उसे जाते देख राजीव खुद में ही बोला, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो मेरे दोस्त के लाइफ में आने की, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं और आंटी ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और मैं आया भी हूँ इसी मकसद के साथ यहाँ पर मिस लड़ाकू। पर अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त ही तुम्हें सपोर्ट करता है। पर जल्द ही उसे सब समझ में आ जाएगा। ये बोलकर राजीव अपने कमरे में चला गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।